बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज सबसे पहले बात करेंगे कि पूरे बिहार में जमीन सर्वे का काम अभी भी लगातार जारी है। जब बिहार में जमीन सर्वे में अब एक नया चीज सामने आया है, नया अपडेट सामने आया है। दरअसल बात यह है कि अगर जो भी जमीन सर्वे नहीं करेंगे तो उनका घर पर अधिकारी जाएगा और वहां से जमीन सर्वे करेगा। जी हाँ, बिहार में जमीन सर्वे के लिए घर घर अधिकारी जाएंगे। बिहार में जमीन सर्वे के लिए अधिकारी अब घर घर जाएंगे। सरकार ने जमीन रिकॉर्ड को अपडेट करने और फिर विवादों को सुलझाने के लिए ये कदम उठाया है। इस सर्वे के दौरान अधिकारी लोगों से उनके जमीन से संबंधित दस्तावेजों की जांच करेंगे और आवश्यक जानकारी इकट्ठा करेंगे। यह खबर के अनुसार बिहार में जमीन सर्वे के लिए जिनकी जमीन का सर्वे नहीं हुआ है उनके घर पदाधिकारी जाएंगे। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने खुद इसकी जानकारी दी है ताकि लोगों को जमीन सर्वे को लेकर के चिंता न हो। उन्होंने कहा है कि अगर किसी की जमीन का सर्वे नहीं हुआ है तो सरकार उस रैयत के घर पदाधिकारी को भेजेगी और फिर उसकी जमीन का सर्वे कराएगी। हालांकि लोगों से अपील की गई है कि लोग बिना किसी टेंशन के जमीन सर्वे की प्रक्रिया को पूरा कर लें। वहीं पर जिन लोगों के पास जमीन के कागजात मौजूद नहीं है, सरकार के द्वारा उन लोगों को जमीन कागजात एकत्रित करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। साथ ही साथ जमीन के कई दस्तावेज को ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। दोस्तों गिरिराज सिंह पूरे बिहार में स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब इसको लेकर के पप्पू यादव भड़क गए। जी आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के भारत स्वाभिमान यात्रा पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तंज कसा है। जब पप्पू यादव ने कहा है कि सबको अपनी राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन अगर गिरिराज सिंह कोसी सीमांचल में इस यात्रा के दौरान आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करेंगे और फिर एक दूसरे को गाली देंगे तो फिर उन्हें उसके सबसे गुजरना होगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आग्रह किया है कि वे इस तरीके की नफरत फैलाने वाली यात्रा पर रोक लगाएं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि सेक्युलरिज्म की रही है, जब वे पहले भी इस तरीके की यात्राओं को रोक लगा चुकी हैं। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह को अगर कोसी सीमांचल में यात्रा ही निकालनी है तो फिर इस इलाके के विकास के लिए बाढ़ की समस्या की यात्रा निकालें, इस इलाके में फैक्ट्री लगाएं, लेकिन कोसी सीमांचल में नफरत फैलाने के लिए वे किसी को इजाजत नहीं देंगे। दोस्तों बिहार से मानसून वापस जा चुका है, लेकिन फिर भी 2 जिलों समस्तीपुर और वैशाली में आज 14 अक्टूबर को भारी बारिश होने का अनुमान है। समस्तीपुर और वैशाली जिले में कुछ जगहों पर आज बारिश के साथ मेघ गर्जन और फिर वज्रपात की संभावना है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने दोनों जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सभी लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। जब मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया गया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी दरभंगा और उसके आसपास के रास्ते हो सकती है। ऐसे में अगले 2 दिनों के दौरान यहाँ भी बारिश देखने को मिल सकती है। आपको बता दूं कि पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही होगा। जब मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक बिहार के मौसम में कोई भी खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन अब गर्मी से राहत मिलेगी और फिर गुलाबी ठंड महसूस होने लगेगी। दीपावली तक ठंड दस्तक दे सकती है। दोस्तों विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में सशस्त्र पूजा के दौरान हिंदुओं को लेकर के बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि असंगठित और फिर कमजोर रहना दुष्टों के अत्याचारों को आमंत्रण देना है, क्योंकि कमजोर पर अत्याचारी प्रवृत्ति के लोग हमला करते हैं। जब मोहन भागवत के इस बयान के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। इसे लेकर के आरजेडी उपाध्यक्ष तनवीर हसन ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत, सीएम योगी और पीएम मोदी 20% आबादी से 80% आबादी को डराने का काम कर रहे हैं। तनवीर हसन ने आगे कहा कि मोहन भागवत हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, देश में नफरत और फिर अलगाव पैदा करना चाहते हैं। इसी एजेंडे पर आरएसएस और बीजेपी चल रही है, जब उनके नस नस में बस यही एक एजेंडा है। मोहन भागवत, मोदी और योगी बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन काटने वाला बैठा हुआ है? किसका भय पैदा कर रहे हैं आप? 20% लोगों के से 80% आबादी को डराने का काम कर रहे हैं। आरजेडी उपाध्यक्ष तनवीर हसन ने आगे कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम करा करके तनाव पैदा करना चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय जैसी मुद्दों से इन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। केंद्र सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें की जाती है जो कहीं से भी सही नहीं है। देश को ये लोग किस ओर ले जाना चाहते हैं? ये लोग देश में हिंसा भड़काना चाहते हैं। आपको बता दो कि दशहरा रैली में संघ प्रमुख यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को सचेत किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को संगठित और फिर सशक्त रहना चाहिए। दुर्बल रहना अपराध है। असंगठित रहना और फिर
दुर्बल रहना, ये दुष्टों के अत्याचारों को निमंत्रण देना है। ये बात हिंदुओं को समझना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की है। अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश में धर्म और फिर संस्कृति का उत्थान होना चाहिए। युवाओं को धर्म का सही अर्थ जानना जरूरी है। जब भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जब पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ रही है, युवा शक्ति देश को आगे ले जाएगी। दोस्तों, हिंदी शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षक के पढ़ाने का तरीका जरा अलग है। रोचक अंदाज में ज्ञान की बातें, उद्देश्य बस इतना कि आसानी से बच्चे समझ जाए। यह है समस्तीपुर के हसनपुर स्थित मालदह प्राथमिक कन्या विद्यालय की शिक्षक वैद्यनाथ रजक। कभी गाना गा करके बच्चों को लू से बचने का उपाय बताते हैं, तो कभी सड़क पर चलने का सही तरीका समझाते हैं। उनका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी पसंद किया जा रहा है। वैद्यनाथ ने बताया है कि बाल मन कितना भोला होता है, उसे मेले की एक एक चीजों में कौतूहलता की अनुभूति होती है। जब रावण वध के समय पटाखे की आवाज तो बच्चों के लिए आनंददायक का चरम होता है, लेकिन वही भीड़ कभी कभी परेशानी का भी सबब बन जाती है। या ऐसे में बच्चों पर अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। वैद्यनाथ रजक बच्चों को पढ़ाने और फिर उसे जागरूक करने को लेकर के अपने अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में बने रहती है। जब बिहार सरकार ने उन्हें शिक्षक सम्मान से सम्मानित भी किया है। वायरल वीडियो में शिक्षक गीत के माध्यम से बच्चों को माता पिता या फिर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मेला में घूमने, रास्ते में सावधानी के साथ बाएं चलने, देख करके सड़क पार करने और फिर अत्यधिक भीड़ का हिस्सा नहीं बनने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। यह गीत के माध्यम से वैद्यनाथ रजक बच्चों को कहते हैं कि सुन सुन रे चुनुआ मुनुआ, हमरो बचनिया की मेला में रखिए इतना ध्यान रे, भगदड़ भीड़ से खुद के बचिहरे, समय नहीं रही चीज समान है, पापा के साथ ना छोड़िए, मम्मी के साथ ना छोड़िए, घर के मोबाइल नंबर याद तू रखिए, नई घट्टो तोहरे उमंगड़े। वैद्यनाथ रजक के बताते हैं इस तरह से गीत के माध्यम से वैद्यनाथ रजक बच्चों को समझाते हैं। आपको बता दूं कि वैद्यनाथ रजक बताते हैं कि साल 2006 में उन्होंने यहाँ योगदान दिया था। यहाँ करीब 250 बच्चे हैं। उन्हें प्रभावशाली और फिर रोचक तरीके से गंभीर विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है। यह गीत संगीत और फिर भाव भंगिमा से बच्चे आसानी से सीखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्कूल खोलने पर मास्क और फिर 2 गज की दूरी पर गीत बनाया था, जब वे स्वयं गीतों की रचना करते हैं। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में भीषण आग लगी में 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जलकर के राख हो गई है। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक प्लास्टिक की बोतल फैक्ट्री में अहले सुबह आग लग गई। यह घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र के मोसादपुर औद्योगिक क्षेत्र की बताई जा रही है। जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच करके घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन इससे पहले ही पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर के राख हो गई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास उठ रही गुब्बारे से लोग दहशत में आ गए। यह जानकारी के मुताबिक जिस फैक्ट्री में आग लगी की घटना हुई, उसमें प्लास्टिक की बोतल, ढक्कन और फिर अन्य प्रकार के बर्तनों का उत्पादन होता है। यह फैक्ट्री में कच्चा माल से लेकर के तैयार माल तक सब कुछ ज्वलनशील था। इस वजह से तेजी से आग फैलने लगी। लेकिन स्थानीय लोगों और फिर फैक्ट्री मालिकों की सूचना पर फाइटिंग टीम बहुत जल्दी से मौके पर पहुंच गई। यह लोग बता रहे थे कि समय पर दमकल बुलाकर के आग बुझाने का काम शुरू नहीं होता तो फिर हादसा और बड़ा हो सकता था। ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर अन्य कई फैक्ट्रियां हैं जिनमें आग लग सकती थी, लेकिन फायर ब्रिगेड और फिर स्थानीय पुलिस टीम की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया है। आग को एक फैक्ट्री के अंदर ही रोक दिया गया। इस घटना में किसी जान माल के नुकसान कोई भी सूचना नहीं दी गई है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशहरा के मौके पर बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 15,610 पदों की बहाली की घोषणा की है। जब बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता के अनुसार सीएम नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर जल्द ही भर्ती कराने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि विभिन्न पदों पर पद खाली हैं और फिर नियुक्ति से लेकर के बहाली तक की प्रक्रिया 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले पूरी कर ली जाएगी। जल्द ही इसके आवेदन की तिथि के बारे में जानकारी दी जाएगी और फिर इसके लिए विज्ञापन निकाले जाएंगे। मंत्री केदार गुप्ता के अनुसार 15,610 पदों में 4,351 पद अस्थायी नियुक्ति होगी, जबकि 11,259 पदों पर संविदा के आधार पर बहाली होगी। जहाँ अस्थायी नियुक्ति में सबसे अधिक पंचायत सचिव के लिए 3,525 पद है। जहाँ इसके अलावा लिपिक यानी कि क्लर्क के लिए 504 पद, पंचायती राज अधिकारी के लिए 112 पद, जिला परिषद जूनियर इंजीनियर के लिए 104 पद और बाकी कई सारे पद हैं।
दोस्तों, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार जमीन सर्वे में सरकारी जमीन का खाता सरकार के नाम खोला जाएगा। यदि आप इस जमीन को अपना नाम कराना चाहते हैं तो फिर आपको वैध कागजात दिखाने होंगे। आपको बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि सरकारी जमीन पर यदि किसी का कब्जा है तो उसे संबंधित वैध कागजात दिखाने होंगे। यदि आप सरकारी जमीन का वैध कागजात नहीं दिखाते हैं तो फिर खाता खेसरा नंबर के साथ उस सरकारी जमीन की रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन की फर्जी कागजात दिखा करके गुमराह करने की कोशिश करता है तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पर आपको बता दूं कि प्रत्येक गांव में कौन कौन खाता खेसरा नंबर सरकारी जमीन का है उसकी पूरी रिपोर्ट अंचल कार्यालय और फिर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जा रहा है। वहीं पर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सीईओ सभी सरकारी जमीन की जाँच करेंगे या सभी पंचायतों में सरकारी जमीनों की पैमाइश कराई जाएगी। दोस्तों, महाराष्ट्र के दिग्गज राजनेता बाबा सिद्दीकी की जान ले ली गई है। अब बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं है। बाबा सिद्दीकी जो कि पहले कांग्रेस के नेता था, जब कुछ समय पहले ही उन्होंने एनसीपी को ज्वाइन किया था। जहाँ इनका बॉलीवुड से अच्छा खासा संबंध था। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स बाबा सिद्दीकी के यहाँ पर इफ्तार की पार्टी में जाते हुए देखा गया है। बाबा सिद्दीकी की यदि हम कुल नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार 462 करोड़ रुपए के करीब है उनका नेटवर्थ। बाबा सिद्दीकी के बारे में कहा जाता है कि जब बाबा सिद्दीकी कॉलेज में थे तभी से वे कांग्रेस के नेता थे। बाबा सिद्दीकी ने मुंबई के MMK कॉलेज में पढ़ाई की। जब बाबा सिद्दीकी कॉलेज में थे तो फिर उन्होंने अलग अलग आंदोलन में भाग लिया है। जब बाबा सिद्दीकी को जन नेता के तौर पर भी जाना जाता है। बाबा सिद्दीकी के ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद 2 बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तौर पर कार्य किया है। 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। इसी समय उनको राज्य मंत्री बनाया गया। 1997 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जहाँ उसके बारे में कहा जाता था हमेशा अपने लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी हर साल काफी ज्यादा चर्चा में रहती थी, जिससे बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स शामिल होते थे। बिहार के गया जिले से लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान की प्रतिमा से अभद्रता का मामला सामने आया है। जहां असामाजिक तत्वों ने नीमचक बथानी थाना इलाके के धर्म बिघा टोला के पास सड़क किनारे स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ी गई है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। जब शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने मूर्ति के दोनों हाथों को क्षतिग्रस्त देखा तो फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस मामले पर लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान के जीजा एवं जमुई के सांसद अरुण भारती ने कांग्रेस कार्रवाई की मांग की है। अरुण भारती ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि गया में पद्म भूषण दिवंगत रामविलास पासवान की प्रतिमा को तोड़ा गया है। इस घटना की वह कड़ी निंदा करते हैं। अरुण भारती ने कहा है कि रामविलास पासवान ने हमेशा दलितों और फिर वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। जब उनकी प्रतिमा का अपमान असहनीय है। ये समाज में जातिगत भेदभाव को उजागर करता है। गया जिला पुलिस ने शनिवार को जारी बयान में कहा है कि सुबह नीमचक बथानी थाना क्षेत्र को प्रतिमा तोड़े जाने की सूचना मिली। जब पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करके जानकारी जुटाई। घटनास्थल के निरीक्षण के से पता चलता है कि प्रतिमा का छोटा सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। मूर्ति के क्षतिग्रस्त हिस्से को सही करवा दिया गया है। एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नीमचक बथनी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जांच करके आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, भारत में शहरी सड़कों या फिर नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाते समय आपको टायर पंचर बनाने वाली दुकानें अक्सर देखने को मिल जाती होगी। कई बार पेट्रोल पंप और फिर सर्विसेज सेंटर के आसपास भी ऐसी दुकानें होती हैं। इन दुकानों पर वाहन मालिक टायर प्रेशर चेक कराने, उसमें हवा भराने या फिर पंक्चर ठीक कराने जाते हैं। अभी तक तो आपको यही लग रहा होगा कि ये लोग हमेशा हम लोगों की ही मदद करने के लिए रहते हैं। बेशक आपकी बात सही है, हालांकि कहानी थोड़ा सा और ट्विस्ट है। हाल के वर्षों में इन दुकानों के कुछ मालिकों द्वारा ग्राहकों के साथ स्कैम किया जाता है। पंक्चर दुकान वाले स्कैम करते हैं, सभी दुकानदार नहीं, ये आपको बता दे रहे हैं। कुछ दुकानदार ये अनजान और फिर नए ग्राहकों को अपने ठगी के जाल में फंसा लेते हैं। मैकेनिक अनावश्यक मरम्मत करके उनकी जेब खाली कर देते हैं। यह टायर पंक्चर स्कैम क्या है, अब आप यही सोच रहे होंगे। तो आपको बता दूं कि कई लोगों का कहना है कि जब वो सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो फिर एक इंसान आकर के उन्हें कहता है कि गाड़ी के टायर में हवा कम दिख रही है। वहीं पर बंदा ये भी बताता है कि
किस दुकान पर जाकर के उसे ठीक किया जा सकता है। टायर मरम्मत की जो दुकानें बताई जाती है वह अक्सर कुछ ही मीटर की दूरी पर ही होती है। यहाँ पर पहुँचते ही धोखाधड़ी की शुरुआत होती है। टायर प्रेशर चेक करते या फिर हवा भरते समय मैकेनिक बोलेगा कि टायर पंक्चर है। या कई लोगों का कहना है कि मरम्मत करने वाले लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और फिर खुद कई पंक्चर कर देते हैं। ये अक्सर स्पष्ट दिख जाता है या क्योंकि नकली पंक्चर टायर की साइड वॉल पर होती है। अब सवाल है कि आखिर धोखाधड़ी से कैसे बचें। तो आपको बता दूं कि इस ठगी से बचने के लिए नियमित रूप से अपने टायर का प्रेशर नियमित रूप से जांचते रहें। या इसके अलावा आप कार में TPMS भी लगवा सकते हैं। जब भी आप टायर रिपेयर इन्फ्लेक्शन की दुकान पर हो तो फिर हमेशा कर्मियों की हरकतों पर पैनी नजर रखें। दोस्तों, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 18 से 22 अक्टूबर तक हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू समुदाय से एकजुट रहने और जाति के आधार पर विभाजन का विरोध करने का आग्रह करना है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जैसे नेताओं पर हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जैसे नेता हमें जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता ने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है। हमें हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से कहने जा रहा हूं कि संगठित हिंदू सशक्त हिंदू। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बटोगे तो कटोगे। भाजपा नेता ने आगे टिप्पणी की कि इस तरीके के विभाजन मुस्लिम समुदाय पर नहीं थोपे जाते हैं। ये सुझाव देते हुए कि कुछ राजनीतिक नेताओं का लक्ष्य अल्पसंख्यक मतदाताओं से सर्वसम्मत समर्थन हासिल करना है। गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा का जिक्र करते हुए ये भी चेतावनी दी है कि अगर हिंदू विभाजित हो गए तो फिर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमें इन ताकतों से मुकाबला करने के लिए एकजुट रहना चाहिए। इतिहास ने हमें विभाजन के परिणामों को दिखाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता जताई है और भारत में हिंदू समुदाय को जागृत करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। यात्रा का पहला चरण भागलपुर से शुरू होगा। ये यात्रा मुस्लिम बहुल सीमांचल में भी जारी की जाएगी। यह पहला चरण 22 तारीख को किशनगंज में समाप्त होगा। उन्होंने कहा है कि नसरुल्लाह लेबनान में मरता है, दर्द भारत में होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो लेकिन इस पर राहुल गांधी और फिर लालू प्रसाद यादव की जुबान नहीं खोली। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना रही है। दोस्तों, त्योहारी सीजन में बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। मुजफ्फरपुर जिले के 486 स्कूलों के 589 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई है, जिस वजह से उनकी सैलरी रोक दी गई। जब समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग ने ये कार्रवाई की है। समीक्षा में ये बात पता चला है कि नियम के मुताबिक शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी DEO अजय कुमार सिंह ने सभी 589 शिक्षकों से जवाब मांगा है और ये कहा है कि 1 अक्टूबर से वेतन का भुगतान केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज हाजिरी के आधार पर ही होगा। जिला शिक्षा अधिकारी DEO अजय कुमार सिंह ने इस मामले पर लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और फिर प्रधानाध्यापकों को जिम्मेदार ठहराया है। अजय कुमार सिंह ने कहा है कि जब शिक्षा विभाग के अधिकारी समीक्षा कर रहे थे तब उन्होंने पाया कि 486 विद्यालयों के 589 शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा अब तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी दर्ज नहीं लगाई है। DEO अजय कुमार सिंह ने सख्त लहजे में बताया है कि 1 अक्टूबर से सभी शिक्षकों के वेतन का भुगतान ई शिक्षा कोष पर दर्ज हाजिरी के आधार पर किया जाना है। अगर कोई शिक्षक तय नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में शिक्षकों के वेतन से कटौती होगी और उसके लिए संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की जान ले ली गई है, यह तो आपको पता है। आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी कांग्रेस का दामन छोड़कर के हाल ही में एनसीपी का हाथ थामा था, जहां उनकी जान ऐसे समय में लिया गया जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है। बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के मंझा थाना क्षेत्र के शेख टोली के रहने वाले थे। बाबा सिद्दीकी की जान लेने के बाद हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि बिहार से उसका कैसा रिश्ता था। ऐसे में आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे बाबा सिद्दीकी। जब बिहार भी आते थे तो तब लालू प्रसाद यादव से जरूर मुलाकात करते थे। बिहार की राजनीति से उनका कोई भी लगाव तो नहीं रहा, लेकिन बिहार के विकास पर बात करते थे। बाबा सिद्दीकी बिहार के हैं और इस बात की जानकारी भी उन्होंने खुद ही शेयर की थी। 4 साल पहले जून 2020 में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिससे ये बात लोगों ने जानी। दरअसल साल 2020 में बिहार के गोपालगंज में 83 लोगों की बिजली का करंट लगने की वजह से जान चली गई थी। इस घटना पर दुख जताते हुए बाबा सिद्दीकी ने
फेसबुक पर लिखा था कि मेरे पिताजी का जन्म बिहार के गोपालगंज मांझा में हुआ था। मुझे मांझा में बचपन की यादें हैं। 83 लोगों की परिवार के लिए मेरी हार्दिक संवेदना है जो बिजली के वोल्ट के कारण गुजर गए हैं। इन कठिन समय में मैं बिहार के लोगों के लिए दुआ करता हूँ। मांझा में पिछले यात्रा से कुछ तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी का पुश्तैनी घर मांझा ब्लॉक के शेख टोली गाँव में है। बाबा सिद्दीकी का बचपन गोपालगंज के शेख टोली गाँव में ही गुजरा। जब वो मुंबई के बांद्रा में अपने पिता अब्दुल रहीम के साथ वॉच मेकर का काम करने 1977 में मुंबई गए। अपने मेहनत के बल पर बाबा सिद्दीकी ने मुंबई युवा कांग्रेस का महासचिव बने। फिर फिल्म अभिनेता और फिर कांग्रेस नेता सुनील दत्त से के संपर्क में आए। उसके बाद फिर बाबा सिद्दीकी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और लगातार मुंबई के बांद्रा पूर्व से 3 बार विधायक बने और फिर इसी दौरान उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी ने अपने जीवन के शुरुआती 5 साल गोपालगंज के शेख टोली गाँव में गुजारे थे। जहाँ हाल ही में गोपालगंज आए बाबा सिद्दीकी ने अपने गाँव के पुराने मित्र और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी। यहाँ एक सरकारी विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा संबंधित सामग्री का वितरण भी किया था। बाबा सिद्दीकी ने अपने फेसबुक पर भी लिखा था कि गोपालगंज से मेरा बचपन का जुड़ाव है और यहाँ काफी दिनों बाद आया हूँ। दोस्तों अब सेहत के बारे में बात करते हैं कि बहुत से लोगों को कब्ज की समस्या होती है। हम आपको 6 ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने कब्ज को दूर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अनहेल्दी डाइट और फिर लाइफस्टाइल पाचन से जुड़ी हुई समस्याओं का कारण बन जाती है। जंक फूड ज़्यादा खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर पड़ता है। रिफाइन में बनी चीज़ें भी शरीर में टॉक्सिन बढ़ाती है और फिर पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए कोई भी समस्या आपको दिन भर परेशान करके रख सकती है। एसिडिटी, अपच, पेट दर्द जैसी कोई भी समस्या होने पर आपकी डेली एक्टिविटीज पर असर पड़ सकता है। इसी तरह कई लोगों को कब्ज की समस्या ज्यादा रहती है। डाइट में फाइबर कम लेने या फिर बॉडी डिहाइड्रेट होने के कारण बार बार कब्ज की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप कुछ हैक्स फॉलो करते हैं तो फिर आपको कब्ज को जल्द राहत मिल सकती है। डाइटिशियन अनुसी जैन ने कब्ज से राहत दिलाने के लिए कुछ हैक्स शेयर किए हैं, तो आइए आपको हम बताते हैं। आपको बता दूं कि कब्ज से राहत के लिए मलासन में बैठ करके पानी पीना फायदेमंद हो सकता है। आपको मलासन में बैठ करके सुबह खाली पेट गुनगुना पानी का सेवन करना है, इससे पाचन तंत्र को आराम मिलेगा और फिर कब्ज की समस्या दूर होगी। वहीं पर इसबगोल में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इसके रोज सेवन से आपको कब्ज की समस्या से राहत मिलेगी। ये मल को नरम बना करके पेट साफ करने में मदद करता है। इसे आप रोज गुनगुने पानी या फिर दूध में 1 चम्मच मिलाकर के सोने से पहले भी पी सकते हैं। वहीं पर अजवाइन भी इसके लिए फायदेमंद माना जाता है। इसके रोज सेवन से पेट साफ होता है और फिर एसिडिटी और कब्ज से राहत मिलती है। अगर आप रोज सोने से पहले आधा चम्मच अजवाइन गुनगुने पानी में खाते हैं तो इससे आपके लिए सुबह मल त्याग करना आसान होगा। वहीं पर अगर किसी भी रेमेडी के बावजूद भी कब्ज से राहत नहीं मिल रही है तो आप कैस्टर ऑयल का सेवन कर सकते हैं। ये तेल काफी गाढ़ा होता है जिसके सेवन से मल नरम हो जाता है। ये मल त्याग को आसान बनाने और फिर पेट साफ करने में मदद कर सकता है। तो इस तरह से आप अपने कब्ज को दूर कर सकते हैं। दोस्तों भाग दौड़ भरी जिंदगी में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। जब पहले इसका खतरा सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित था, लेकिन अब युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। काम का तनाव, अनियमित दिनचर्या और फिर खराब खान पान की वजह से युवाओं का दिल कमजोर हो रहा है। 20 से 40 साल के नौजवान भी हार्ट डिजीज का शिकार होते हैं, जबकि हेल्दी लाइफ के लिए दिल का दुरुस्त होना सबसे जरूरी है। ऐसे में अगर रोजाना सिर्फ 2 काम करे तो फिर दिल हमेशा स्वस्थ रहेगा और फिर इससे जुड़ी हुई बीमारियां भी आसपास भी नहीं भटकेगी। तो फिर चलिए जानते हैं इन दोनों के बारे में विस्तार से। नंबर 1, फिजिकल एक्टिविटीज। शारीरिक गतिविधियां यानी कि एक्सरसाइज हार्ट के लिए वरदान है। यह न केवल दिल को स्वस्थ रखती है बल्कि ब्लड प्रेशर और फिर कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। डॉक्टरों के अनुसार रोजाना कम से कम 30 मिनट का वर्कआउट करना चाहिए। इसमें टहलना, दौड़ना, साइकिलिंग चलाना, योग या फिर कोई अन्य एक्टिविटीज भी शामिल कर सकते हैं, जिससे दिल हमेशा हेल्दी रहता है और फिर बीमारियां से दूर रहती है। नंबर 2, हेल्दी डाइट। स्वस्थ आहार दिल के लिए बहुत जरूरी है। हर किसी को रोजाना ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फिर कम वसा वाले फूड्स खाने चाहिए। डॉक्टरों के अनुसार रोजाना कम से कम 5 सर्विंग फल और फिर सब्जियां खानी चाहिए। इसके अलावा नमक और चीनी का सेवन कम करना चाहिए। फास्ट फूड या फिर बाजार की खुली चीजें खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि हार्ट डिजीज का सबसे ज्यादा खतरा खान पान से ही बढ़ता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए आप बाहर का खाना अवॉइड करने की कोशिश करें। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड और फिर रिफाइंड फूड्स खाना पूरी तरीके से बंद कर दें। वहीं पर खाने में नमक और चीनी जितना हो सके कम करें। वहीं पर हार्ट को
हेल्दी रखने के लिए कुछ अन्य तरीके के बारे में अगर बात किया जाए तो धूम्रपान और शराब का सेवन बंद करें, या तनाव कम करने के लिए योग और फिर मेडिटेशन करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, हार्ट डिसीज के लक्षण नजर आने पर तुरंत इलाज करवाएं। दोस्तों, अगर आपको भी बागवानी का शौकीन है तो आपके लिए काम की खबर है। अब आप घर की छत पर सब्जी और फल भी उगा सकते हैं। यह छत पर बागवानी करने के लिए बिहार सरकार आपको सब्सिडी देगी। जहाँ छत पर बागवानी योजना 2024-25 के तहत गमले की योजना में 75% सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम का फायदा पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के लोग उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि गमला योजना के तहत बिहार के किसानों को सुनहरा अवसर मिल रहा है। इस योजना के बारे में किसान बागवानी के लिए 10,000 रुपए का खर्च करते हैं तो फिर इसके लिए उन्हें 7,500 रुपए सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 7,500 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको बता दूं कि 10 इंच वाले गमले में तुलसी, अश्वगंधा, पुदीना, स्टीविया आदि उगा सकते हैं। इसके अलावा 12 इंच के गमले में स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, गुलाब और फिर चांदनी का पौधा लगा सकते हैं। वहीं पर 14 इंच गमले में एरिका पाम, अपराजिता, करी पत्ता, बोगनविलिया आदि लगा सकते हैं। वहीं पर 16 इंच के गमले में अमरूद, आम, नींबू, चीकू, केला और फिर रबर लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। या इसके अलावा किसान नजदीकी कृषि केंद्रों में जाकर के इस योजना से जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को जानकर के आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल वैश्विक भूख सूचकांक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भारत गंभीर श्रेणी में है। आपको बता दूं कि 127 देशों की सूची में भारत को 105वां स्थान के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एजेंसियां भूख के स्तर को मापने के लिए कुपोषण और फिर बाल मृत्यु दर संकेतों के आधार पर GHI स्कोर प्रदान करती है, जिसके आधार पर ये सूची तैयार की जाती है। साल 2024 की रिपोर्ट इस सप्ताह आयरलैंड के माननीय संगठन कंसल्ड वर्ल्ड वाइड और फिर जर्मन सहायता एजेंसी वेल्थ हैंगर हेल्थ ने प्रकाशित किया है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भूख के मुद्दे से निपटने के उपायों में अधिक प्रगति नहीं होने से दुनिया के कई सबसे गरीब देशों में भूख का स्तर कई देशों तक उच्च बना रहेगा। आपको बता दें कि भारत उन 42 देशों में शामिल है जिन्हें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है, जबकि अन्य दक्षिणी एशियाई पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल और फिर श्रीलंका बेहतर GHI स्कोर के साथ मध्यम श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक प्रविष्टि में कहा गया है कि 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 27.3 स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का GHI स्कोर 4 घटक संकेतों के मूल्यों पर आधारित है। दोस्तों, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR की एक रिपोर्ट ने हरकत मचा दिया है। NCPCR ने मदरसों को लेकर के रिपोर्ट पेश की है। साथ ही केंद्र सरकार ने एक्शन लेने की मांग की है केंद्र सरकार से। रिपोर्ट में कहा गया है कि मदरसों में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है। साथ ही मदरसों को दी जाने वाली फंडिंग बंद करने की सिफारिश की गई है। मदरसा बोर्डों को बंद करने का सुझाव भी दिया गया है। RTE अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को मदरसों के बजाय स्कूलों में दाखिला दिए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा NCPCR ने एक और रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि 2023-24 में 11 लाख से ज्यादा बच्चे बाल विवाह के जाल में फंसे हुए थे, जिन्हें NCPCR ने बाल विवाह से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। साल 2021 में आयोग ने अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A का जिक्र किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 15 के तहत शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मदरसा बच्चों को मौलिक अधिकार मिलने के बावजूद शिक्षा नहीं दी जाती है। 2022 में जमीयत उलमा हिंद ने बच्चों को शिक्षा से दूर रखने के लिए NIOS से समझौता किया था। इस समझौते के मुताबिक के तहत मदरसों में पढ़ाने वाले बच्चों को ओपन स्कूल से परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। ये सारी बातें कही गई, ये जितनी भी बात कही गई, ये मेरे तरफ से एक भी बात नहीं है, ये सभी बात उधर से ही बताई गई है, रिपोर्ट में ही बताई गई है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमारे लिए सबसे पहले बिहार का विकास मायने रखता है। हमारी सरकार बाकी सभी विषयों को दरकिनार करते हुए अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा तवज्जो देगी तो वह बिहार का विकास। आपको बता दूं कि आज विजयदशमी के मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगले में गृह प्रवेश किया। इस मौके पर उनकी तरफ से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई अन्य नेता शामिल हुए। पत्रकारों
पत्रकारों ने कई ऐसे सवाल पूछे जिसको लेकर के दिए गए उनके जवाबों ने बिहार में सियासी पारा बढ़ा दिया है। सम्राट चौधरी से पूछा गया है कि जो भी इस बंगले में आता है वह दोबारा डिप्टी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाता है। इस पर उन्होंने बिना कोई भी भूमिका बांधे दो टूक कह दिया कि उन्हें दोबारा डिप्टी सीएम बनना भी नहीं है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा है कि बंगला कभी भी विवादित नहीं होता है बल्कि लोग विवादित होते हैं। मैं एक बार फिर से इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि हमारे लिए हमेशा से ही बिहार का विकास महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में आसुरी ताकत है, उसे हमें बाहर भगाना है। बिहार में असत्य को हराना है, बिहार को विकास की तरफ ले जाना है, यही हमारा लक्ष्य है। हमारे लिए ये घर कोई मायने नहीं रखता है। मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरे ये सरकारी घर है तो फिर मैं यहाँ सरकारी काम करूँगा। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की जान ले ली गई है। बाबा सिद्दीकी की जान लेने के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया है। जब मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के थे। गोपालगंज के मांझा से उनका पारिवारिक नाता है। यही कारण है कि उनसे बिहार के नेताओं की भी अच्छे खासे रिश्ते रहे हैं और उनकी जान जाने की खबर से बिहार के सियासी जुगत से भी शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। इस क्रम में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गहरा शोक जताया है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शोक व्यक्त किया और फिर साथ ही महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को कानून व्यवस्था के सवाल पर घेरा है। तेजस्वी यादव ने अपने शोक संदेश में लिखा है कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की जान जाना बेहद दुखद है। जब परवरदिगार से इल्तिजा है कि मरहूम को जन्नत में आला मकाम दे और परिजन को सब्र और हिम्मत दे। महाराष्ट्र में एनडीए शासन में लगातार हो रही ऐसी आपराधिक घटनाओं को क्या नाम देंगे, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों, सीमांचल के एक युवा ने बांस से बने प्रोडक्ट की बिजनेस शुरू की है और ये बिजनेस किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से तो शुरू की गई, लेकिन आज ये बिजनेस कनाडा तक पहुंच गई है। कनाडा देश, कनाडा कंट्री। जी हाँ, हम आपको इस सीमांचल के युवा की कहानी बताएंगे कि आखिर ये युवा कौन है जो बांस से बने प्रोडक्ट को बेचते हैं और इसका अपना एक कंपनी भी खोल दिया है। जी हाँ, और इसका प्रोडक्ट विदेश तक जाता है। जी हाँ, पूरे देश में तो जाता ही जाता है बल्कि विदेश तक जाता है। आपको बता दूं कि इन्होंने मात्र 15,000 रुपए से ही कारोबार शुरू की थी, जो आज इसका टर्नओवर 30 लाख रुपए तक है। बांस भी आय का साधन हो सकता है, ये सवाल वाजिब है, लेकिन सच ये है कि बांस न केवल आय का साधन हो सकता है बल्कि ये दूसरों के सपने को भी पूरा करने में सक्षम है। यह कुछ ऐसे ही कहानी है बिहार के पूर्णिया के रहने वाले सत्यम की। MBA करने के बाद पारंपरिक मार्केटिंग की जॉब करने वाले सत्यम ने बांस की मदद से अपनी सफलता की कहानी को कुछ इस कदर लिखा कि आज अपने देश से लेकर के कनाडा तक इस बांस के प्रोडक्ट के कदरदान है। सत्यम बताते हैं कि जब पूरे देश में कोरोना की लहर थी तो उन्होंने तब सरकारी नौकरी की कोशिश की थी, लेकिन उसमें काफी वक्त लग रहा था। ऐसे में उन्होंने MBA करने के लिए सोचा और कोलकाता की एक संस्थान से MBA करने लगा। उन्होंने बताया है कि जब मैं MBA कर रहा था तो उस दौरान मुझे देश की कई नामी गिरामी FMCG प्रोडक्ट वाली कंपनियों में प्लेसमेंट भी मिला। मैंने वहाँ पर पूरे मन से नौकरी भी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई अन्य ब्रांडेड FMCG कंपनियों ने मुझे अपने यहाँ पर काम करने का मौका दिया। जब सत्यम ने बताया है कि जब जॉब कर रहा था तो फिर मुझे एक्सपोजर बहुत मिला और साथ ही साथ मार्केट को समझने का भी अनुभव मिला, जहाँ इससे मुझे एक फायदा ये भी हुआ कि लोगों से कैसे मिलना है और बात कैसे करना है। ये झिझक मेरी इस जॉब के दौरान ही दूर हो गई। जब मैं मार्केटिंग में था तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं क्या कुछ ऐसा करूं जो बिहार के लिए नया हो और वह लोगों को पसंद भी आए। भले उसमें हमें तुरंत कमाई ना हो, लेकिन वह लॉन्ग लास्टिंग हो। मैं पर्यावरण को लेकर के बहुत सचेत रहता हूँ। ऐसे में तभी मेरे दिमाग में बांस के प्रोडक्ट को लेकर के आइडिया आया, क्योंकि मेरी सोच यही रही थी कि जिस तरीके से लोग आज की तारीख में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं वह पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। इसके बाद से मैंने अंतिम रूप से बांस के प्रोडक्ट को बनाने की ठान ली। सत्यम ने बताया है कि उनका घर पूर्णिया में है। उन्होंने कहा है कि पूर्णिया के साथ ही आसपास के किशनगंज, कटिहार, अररिया जैसे जिलों में बांस बहुतायत में मिलते हैं। खास बात यह है कि उसमें कई प्रकार के बांस उपलब्ध है। इस इलाके में उपलब्ध बांस को लेकर के हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और फिर सामान बनाने के लिए अंतिम रूप से अपने काम को शुरू कर दिया। सबसे पहली बार मैंने बांस का बोतल बनाया था, जब मैं खुद उस सामान को लेकर के सड़क के किनारे खड़ा हो जाता था। पूर्णिया के कई चौक चौराहों पर खड़ा होकर के मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताता था। कुछ लोग देखते थे तो फिर कुछ रुक कर सवाल जवाब भी पूछते थे। कुछ यहाँ तक कहते थे कि ये बांस के प्रोडक्ट बनाए हो, यहाँ चलेगा। जब उनके पूछने का लहजा बिल्कुल भी कुछ सवाल करने के लहजे के जैसा था। हालांकि संतोषजनक बात ये रही थी कि ज्यादातर लोग हमारे प्रोडक्ट की
प्रशंसा ही करते थे। वहीं पर सत्यम ने बताया है कि धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट को लोग पसंद करने लगे, लोगों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। अब हमारे पास सबसे बड़ी परेशानी पैसे की थी, क्योंकि अब लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे थे तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी अब बढ़ती जा रही थी। ऐसे में हमने लोन के लिए आवेदन किया और फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन भी लिया। मैंने तब तक अपनी नौकरी छोड़ दिया था। लोन मिलने के बाद हमने छोटे स्तर पर ही सही एक फैक्ट्री का सेटअप भी तैयार कर दिया। इस फैक्ट्री में आज 12 मजदूर सैलरी पर काम करते हैं, जबकि कई अन्य लोग कमीशन के हिसाब से जुड़े हुए हैं। सत्यम कहते हैं कि आज देश के तकरीबन 29 राज्यों में हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं। इसके अलावा बांस के बने इन प्रोडक्ट को कनाडा भी भेजा गया है, जहां पर उसे काफी पसंद किया गया है। सत्यम बताते हैं कि अमूमन एक बांस में 10 से 11 बोतल बन जाते हैं। ये बांस 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक मिल जाते हैं। बांस को बेचने वाले किसानों से कभी भी हम मोल भाव नहीं करते हैं, क्योंकि वह उसके लिए एक आर्थिक साधन होता है। एक बांस से तैयार होने वाले बोतल की कीमत हमने मात्र 150 रुपए तय कर रखी है, जबकि अन्य कमर्शियल वेबसाइट पर इसकी कीमत 400 से 500 रुपए तक होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांस से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें वक्त लगता है, कम से कम 8 से 10 दिनों में प्रोडक्ट बनकर के तैयार होते हैं। सत्यम ने बताया है कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मेरा टोटल इन्वेस्ट करीब 15,000 रुपए थे। आज की तारीख में हमारा टर्नओवर तकरीबन 30 लाख रुपए तक हो चुका है। सत्यम अब बांस से न केवल बोतल और कान के झुमके बनाते हैं, बल्कि वे श्री राम की आकृति से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृति, डेकोरेटिव आइटम और लैंप तक भी बनाते हैं। यानी कि आज की तारीख में सत्यम तकरीबन 250 बांस के प्रोडक्ट बनाते हैं। अब बांस के बोतल, ब्रश, कंघी, टंग क्लीनर, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए कलम की स्टैंड को भी बनाते हैं। इसके अलावा सत्यम के प्रोडक्ट कनाडा भी भेजे जाते हैं। बांस के बोतल 2-3 तरीके से बनाए जाते हैं। ये अपडेट बस है तक। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।